गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए थे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन कौन सी होती है, जिसके अंदर हमने शायद 3-4 प्रॉब्लम्स या समस्याएं पढ़ ली थी जो प्रेगनेंसी के दौरान उस लेडी को हो सकती है। जिसमें फर्स्ट वन हमने पढ़ा था अबॉर्शन। उसके बाद में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि एंटीपार्टम हेमरेज, मतलब प्रसव पूर्व जो भी रक्तस्राव होते हैं उनसे रिलेटेड। प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया जो कि ये क्या कंडीशंस आती हैं, मतलब अब्रप्शन प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया, जो रक्तस्राव होता है बिफोर डिलीवरी, ये सारा हमने कुछ पढ़ लिया था। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं और इनको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। इतना कुछ हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। ये भी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला हाई रिस्क है। जब लेडी गर्भवती हो गई है उस दौरान उसके अंदर जो हाई रिस्क हो रहा है वो भी एक कंडीशन है, क्या? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। अगर इस हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है, लेडी को वॉमिटिंग हो रही है। ग्रेविडेरम से याद रखना आपको प्रेगनेंसी, भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भ के दौरान जो लेडी को बहुत ही ज्यादा, हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, ज्यादा, और एमएसइस का मतलब क्या होता है? वॉमिटिंग। अगर बहुत ज्यादा उसको उल्टियां हो रही है, नॉर्मल हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना खा के उसको हो गई या सुबह सुबह जी मिचला रहा था किसी चीज को लेके वॉमिटिंग हो गई, ये नॉर्मल चीज है। पर उसका रूटीन बनाना डेली का डेली, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वो ना कुछ खाए या ना कुछ पिए तो भी उसको वॉमिटिंग होती है और बहुत ज्यादा फोर्सफुली उसको वॉमिटिंग होती है। जो कुछ अंदर भरा हुआ है सारा मटेरियल बाहर निकल जाता है उसको उल्टियों के थ्रू। अब ये कंडीशन, आप बताओ, कुछ खा नहीं रही है बट फिर भी उल्टियों पे उल्टियां की जा रही है, प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? भाई लेडी के अंदर फ्लूइड का लॉस होगा कि नहीं होगा? पानी की कमी आएगी कि नहीं आएगी? ऑब्वियसली वहां पे 100% आएगी। तो ये कंडीशन क्या है? हाई रिस्क कंडीशन कहलाती है कि गर्भ के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर लेडी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है बिना कुछ खाए पिए भी, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हो, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हो। हाइपर का मतलब ही क्या होता है? ज्यादा। हाइपर, हाइपर हो गई मतलब ज्यादा हो गया। एमएसिस का मतलब भी क्या होता है? वॉमिटिंग। तो अगर वॉमिटिंग नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो गई है उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। इज दैट क्लियर? इतनी चीज समझ में आई कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान उसको ज्यादा अमाउंट के अंदर वॉमिटिंग हो रही है, अगर घर वाले उसको खिला पिला भी रहे हैं, जानबूझ के दे रहे हैं, बट फिर भी वो क्या होती है? उल्टियां करती है, खा के भी करती है, ना खा के भी करती है, ये कंडीशन बहुत ज्यादा खतरनाक या सीवियर होती है, क्योंकि इसमें उस प्रेग्नेंट लेडी की, गर्भवती लेडी का क्या हो जाएगा? फ्लूइड है वो कम हो जाएगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी उसके शरीर के अंदर, वो शॉक कंडीशन के अंदर भी जा सकती है। समझ में आया? तो ये कंडीशन क्या होती है? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। अगर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात की जाए कि ये कितने वर्ड से मिलके बनी है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, चीज देखना ध्यान से। यहाँ पे लिखा है हाइपर, एमेसिस और ग्रेविडेरम, भाई 3 चीजों से मिलके बनी है। हाइपर का मीनिंग क्या होता है? अत्यधिक, मतलब बहुत ज्यादा। एमेसिस का मतलब क्या होता है? उल्टी। और ग्रेविडेरम का मतलब क्या होता है? गर्भवती महिला। भाई ये चीज मैंने बताई आप लोगों को। हाइपर, हाइपर का मतलब क्या हो गया? ज्यादा हो गई, मतलब कोई भी कंडीशन ज्यादा है। एमेसिस का मतलब उल्टी, और इसका मतलब क्या होता है? गर्भवती महिला। ये 3 वर्ड से मिलके बना है क्या? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। अगर गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज्यादा अत्यधिक मात्रा के अंदर अगर उल्टियां होती हैं, उसको आप क्या बोलते हो? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हो। ये समझ में आया?
इस प्रकार हाइपरेमेसिस ग्रेविडियरम का अर्थ होता है कि गर्भवती महिला में अत्यधिक उल्टी का होना। क्या? गर्भवती महिला में उल्टियों का अत्यधिक होना, बहुत ज्यादा होना ही क्या कहलाता है? हाइपरेमेसिस ग्रेविडियरम। 3 शब्दों से मिलके बना है, हाइपर, एमेसिस और ग्रेविडियरम। हाइपर का मतलब ज्यादा, एमेसिस का मतलब उल्टी, ग्रेविडियरम का मतलब गर्भवती महिला। अगर उसमें उस चीजों का बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में बाहर निकल रही है, उसी को आप क्या बोलते हो? उल्टी तो हो रही है, वो बाहर निकल रही है, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? हाइपर एमेसिस ग्रेविडियरम। इज दैट क्लियर? सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कंटिन्यूअसली कि यहाँ पे सब कुछ लिखा पड़ा है। ये कंडीशन इस प्रकार होती है जिसका अगर आप मीनिंग देखोगे तो गर्भवती महिला में होने वाली अत्यधिक मात्रा में उल्टी वो ही क्या कहलाती है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडियरम। इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? किसको बोलते हो? हाइपर एमेसिस ग्रेविडियरम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस हाइपर एमेसिस ग्रेविडियरम के अंदर कि हम कौन कौन सी ऐसी दवाइयां होती हैं जो उस लेडी को, उस प्रेग्नेंट लेडी को या गर्भवती महिला को हम लोग देंगे। इसमें फर्स्ट वन आती है एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक का मतलब होता है उल्टी रोकने वाली, उल्टी रोकने वाली दवाई। जो उल्टी रोकने वाली दवाइयां होती हैं उसी को क्या बोलते हो? एंटी इमेटिक ड्रग बोलते हो। ये दवाइयां उल्टी को रोकने के लिए दी जाती हैं। इसके अंदर मरीज को हम लोग क्या देते हैं? मेटाक्लोप्रोमाइड। एमसीपी का नाम सुना है? डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं कि भाई एक एमसीपी दे दो उसको। मेटाक्लोप्रोमाइड या फिनाइर्जिन नामक दवाइयां दी जाती हैं। उस लेडी को अगर उल्टी रोकने के लिए दवाई दी जाती है तो 2 तरीके की दवाई दी जाती है। पहली कौन सी है? एमसीपी मतलब मेटाक्लोप्रोमाइड, और दूसरी क्या है? फिनाइर्जिन। ये 2 दवाइयां दी जाती है जिसकी वजह से उसकी उल्टी को क्या किया जाता है? रोका जाता है। दूसरी अगर हम बात करें एंटीइमेटिक के बाद में सेकेंड वाली आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये स्टेरॉइड ड्रग होती है और इसके अंदर हम लोग क्या देते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर 2 ड्रग देते हैं, एक हाइड्रोकोर्टिसोन और एक प्रेडनिसोलोन। इन दोनों में से किसी भी एक ड्रग को हम लोग क्या कर लेते हैं? उस लेडी को दिया जाता है। हाइड्रोकोर्टिसोन या प्रेडनिसोलोन, ये ड्रग इन दोनों में से कोई एक देनी है, दोनों नहीं देनी है, दोनों ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। एक ड्रग देनी है, चाहे हाइड्रोकोर्टिसोन दे दो चाहे प्रेडनिसोलोन दे दो, इनका उपयोग भी किया जाता है। और लास्ट में हम उसको विटामिन B1 और B6 भी देते हैं। विटामिन B1 और B6 भी देते हैं क्योंकि ये भी क्या करते हैं? नर्वस सिस्टम के अंदर जाके, जहां से उल्टी का एक वो घर बना होता है भाई, उल्टी का एक सेंटर बना होता है हमारे ब्रेन के अंदर, तो ये विटामिन वहां ब्रेन में जाएंगी और जो उल्टी वाला सेंटर था उसका पाइपलाइन बंद कर देंगी। समझ में आया भाई? जो मैसेज ब्रेन से आ रहा था बार बार उल्टियां करवाने का, वहां पे हमारे ब्रेन में सेंटर प्रेजेंट होता है, वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। उस वॉमिटिंग सेंटर को, जो टंकी बनी हुई थी उस टंकी का जो क्या होता है? नाल होता है, उसको ही क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो वो ड्रग कौन सी होती है? विटामिन B1 और B6। ये भी उल्टियां बंद करवाने में हेल्पफुल होती हैं। फर्स्ट वन क्या देंगे? एंटी इमेटिक ड्रग देंगे। ये एंटी इमेटिक ड्रग का सीधा सा मतलब होता है वो दवाइयां जो उल्टी को रोकने में सहायक होती हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट वन है मेटाक्लोप्रोमाइड, सेकेंड वन क्या हो गई? फिनाइर्जिन। समझ में आया? फर्स्ट वन है मेटाक्लोप्रोमाइड और सेकेंड वन है फिनाइर्जिन। ये 2 दवाइयां तो उल्टियां काम करने में काम आती है। दूसरी होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये भी देते हैं इम्यूनिटी को, जो ज्यादा बढ़ी हुई है ना वहां पे उल्टियां करवा रही है, ये भी सहायक होती है। हाइड्रोकोर्टिसोन या प्रेडनिसोलोन, कोई भी एक ड्रग उसको दे दी जाती है। और थर्ड वन क्या होता है? विटामिन B1 और B6, ये दोनों ही देते हैं। ये हमारे तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम को क्या करते हैं? जाके एक्टिविटी बंद करवा देते हैं। किसकी? वॉमिटिंग सेंटर की। भाई ब्रेन की एक्टिविटी बंद करा देंगे तो इंसान जिंदा ही कैसे रहेगा? तो सबसे पहले जरूरी है कि वॉमिटिंग सेंटर, जहां से वो पानी निकल रहा है उस पानी वाली टंकी को ही बंद कर दो। समझ में आया? तो मैसेज ही नहीं जा पाएगा।
मैसेज नहीं जाएगा तो कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये डॉक्टर उसका क्या करता है, उपचार करता है दवाइयों के थ्रू। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें कि भाई हम लोग घरेलू चीजें भी दे सकते हैं उस लेडी को। घरेलू चीजों के अंदर आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लेडी को मॉर्निंग सिकनेस होते हैं, कभी भी इसको हम लोग वो चीजें नहीं देते हैं जो फास्ट फूड के अंदर इंक्लूड होती है। भाई जो फास्ट फूड वाली चीजें होती है ना, फास्ट फूड का मतलब जानते हो ना, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें उसको क्या दी जाती है, बंद की जाती है। फास्ट फूड उसको नहीं दिया जाता है, चाय नहीं दी जाती है, कॉफी भी नहीं पिलाई जाती है। उसको सुबह सुबह उठ के जूस दिए जाते हैं, जैसे नींबू पानी हो गया, मौसम्बी का जूस हो गया, ये सारा उसको खिलाया जाता है। ड्राई टोस्ट, टोस्ट पता है ना हम लोग चाय के साथ लेते हैं, ये टोस्ट हम लोग उसको खिला सकते हैं, बिस्किट भी खिला सकते हैं। और एक साथ कभी भी उसको खाना नहीं खिलाएंगे, दिन में कम से कम 6-7 बार करके खाना खिलाना है। एक बार में ही पूरा खाना उसको नहीं दे देना कि खा, एक बार में ही खा, 5-7 रोटियां एक साथ खा ले, नहीं। वो 5-7 रोटी अगर वो दिन में 6-7 बार खाएगी तो वो मेटाबोलाइज भी अच्छा होगा और उल्टियां कम करने में भी सहायक होता है। अगर जबरदस्ती खाना ठूस लेते हो तो उल्टी होगी भाई। बट यहाँ प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन है तो उसमें भी उसको क्या करना है, नॉर्मल डाइट देनी है। हाई फाइव मतलब उसको हाई फैटी डाइट वगैरह, मतलब ज्यादा घी, ज्यादा तेल, वो जो चीजें होती है वो उसको अवॉइड करनी है। समझ में आया? ये घरेलू कुछ उपचार होते हैं और बाकी डॉक्टर तो अपने दवाइयों का ट्रीटमेंट उसको दे ही रहा है कि पहले क्या करो, एंटीमेटिक ड्रग दे दो, वो उल्टी को बंद करने वाली, दूसरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दो और तीसरी विटामिन दे दो। ये तीनों ही क्या करती हैं, उल्टियों को कम करने में सहायक होती हैं। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम समझ में आया? क्या होता है कि वो सिचुएशन जिसके अंदर क्या होता है, उल्टियां उस गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा होती है, वो ही कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। अच्छा, इसमें एक चीज ये आती है कि भाई ये होती क्यों है। मैंने बताया कि आप लोगों को पता है, जब हम ऐसे कहा था कि हम घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, भाई प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी स्ट्रिप लेके आते हैं, उस स्ट्रिप के अंदर हम लोग यूरिन की 2 ड्रॉप डालते हैं और हमें 2-3 मिनट के बाद में वहां पे 2 लाइनें दिखाई देती है। 2 लाइनें मतलब पॉजिटिव है, 1 लाइन है मतलब नेगेटिव है। ये हमने घर पे जो भी है ये सारी चीजें, अगर हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो ये टेस्ट वहां पे किया ही जाता है। वो वहां यूरिन ही क्यों डाला, क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे ही हो जाती है HCG हार्मोन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। किसके द्वारा, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। जो कॉर्पस बॉडी होती है उस कॉर्पस बॉडी के द्वारा क्या बढ़ने लग जाता है, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कौन सा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये वहां पे हार्मोन बढ़ने लग जाएगा और ये हार्मोन यूरिन के अंदर और ब्लड में प्रेजेंट होता है। कौन सा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? ये है HCG हार्मोन, ब्लड और यूरिन दोनों के अंदर होता है। तो जैसे ही उस स्ट्रिप पे हम लोग 2 ड्रॉप डालेंगे वहां पे आपको लाइनें दिखाई देंगी। ये लाइनें यहाँ पे इंडिकेट करती है HCG का लेवल, इस हार्मोन का लेवल क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो जब इसका हार्मोन का लेवल ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो ये क्या करवाता है, वॉमिटिंग सेंटर, या ऐसे मान लो जैसे जो क्या होते हैं ये HCG हार्मोन, मैंने एक बताया था कि स्टमक बनाया था हमने, इस स्टमक के अंदर यहाँ पे क्या बनाई थी, एक कार्डिक स्फिंक्टर बनाए थे। इन कार्डिक स्फिंक्टर को ये क्या कर देता है, स्थिर कर देता है। भाई खाना गया था, खाना खाने के बाद ये खुले रह गए स्फिंक्टर, वापस बंद नहीं हुए। तो जैसे ही वो खाना खाया, खाना खाने के बाद वापस क्या होगा, एसिड वगैरह सब मिलेंगी और उसको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी और खाना वापस आ जाएगा। वही तो उल्टी होती है, क्योंकि जो रास्ता था वो बंद नहीं हुआ, खुला ही पड़ा था। वो खुला रखता कौन है, ये HCG हार्मोन इसको खुला रख देता है। समझ में आया? तो जब ये हार्मोन ज्यादा बनेगा तो ये क्या करता है, वो प्रेशर लगाएगा और ये ओपन ही रहेगा,
यहाँ का रास्ता ओपन रहेगा तो भाई खाना आगे जाने की बजाय कहाँ आ जाता है, पीछे की तरफ वापस आने लग जाता है। समझ में आया कि जैसे ही प्रेगनेंसी हुई कॉर्पस बॉडी ने क्या किया, HCG बनाया, और ये HCG क्या करता है, यहाँ के स्फिंक्टर को स्थिर करके रखता है। दूसरा हार्मोन एस्ट्रोजन, वो भी इसको स्थिर रखने का काम करता है। तो भाई जिन स्फिंक्टर को खाना जाने के बाद बंद करना था वो बंद तो हुआ नहीं, खुला ही रह गया, तो खाना आगे जाने के बजाय वापस पीछे आ जाएगा। समझ में आया। और वही खाना जब पीछे आता है उसको क्या बोलते हैं, उल्टा प्रवाह है, उल्टियां हो जाती हैं उसको, लेडी को। समझ में आई इतनी चीज आप लोगों को, ये सारी कंडीशन। दूसरी इसी में इसी से रिलेटेड एक चीज है, अगर लेडी की उसने क्या किए, 2 बच्चे कंसीव कर लिए, मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी है। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, एक ही प्रेगनेंसी के अंदर अगर उसके यूट्रस के अंदर 2 या 3 बच्चे हो, उस कंडीशन में भी ये हार्मोन ज्यादा बढ़ेगा। जब एक में बढ़ रहा था ज्यादा, तो 3 बच्चों में तो और भी ज्यादा बढ़ेगा, तो और ज्यादा बढ़ेगा तो और ज्यादा उल्टियां होती है। ठीक है। हार्मोन कौन सा है, HCG हार्मोन। जब ये HCG हार्मोन जितना ज्यादा बढ़ेगा उल्टियां उतनी ही ज्यादा होती हैं। और इनका एक ही उपाय था, हमने क्या क्या दे दिए, एंटी इमेटिक दे दी, हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दिए और विटामिन दे दी। ये सारी ड्रग हमने क्या की थी, उस लेडी को प्रीफर कर दी। ये तो हो गया हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। समझ में आया, ये क्या हो गया, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। किसकी वजह से हुआ, मैंने आपको बता दी, कौन सा हार्मोन, HCG हार्मोन के ज्यादा बढ़ने से हो गया। HCG हार्मोन के ज्यादा बढ़ने से हो गया। तो ये जो हार्मोन है ये जब बढ़ रहा है, यहाँ पे तो जो ड्रग देंगे वो तो क्या करेगा, उल्टी को कम करवाएगा। ये जो यहाँ पे ड्रग देते हैं ये इसके लेवल को वहां पे क्या करेगी, मैनेज करेगी। और ये विटामिन B1 और जो यहाँ पे दे रहे हैं ये भी उल्टियां कम करवाने में सहायक होती है। समझ में आया। तो इन चीजों के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वॉमिटिंग को कम करवा सकते हैं और उस गर्भवती महिला को कॉम्प्लिकेशन से या डेंजर इफेक्ट से बचा सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंडीशन की, यहाँ पे आती है पोस्ट मैच्योरिटी। जो 5वें 6वें नंबर की प्रॉब्लम है या समस्या है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, वो कौन सी है, पोस्ट मैच्योरिटी। ये पोस्ट मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है भाई, 9 महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया, 9 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है, फिर भी उसमें लेबर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। समझ में आया कि 9 महीने से ज्यादा मतलब 37 से 40 मतलब 40 वीक से ज्यादा का टाइम हो गया, फिर भी उसमें प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पा रही है। 280 दिन से ज्यादा दिन हो गए फिर भी प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो रही है। 9 महीने से ज्यादा टाइम हो गया फिर भी डिलीवरी है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, बाद में। और मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है भाई, मैच्योर हो गया मतलब 9 महीने पूरे हो गए हैं, 9 महीने हो गए, मैच्योरेशन हो गया है, बट उसके बाद में भी कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पा रही है, उस महिला के अंदर नहीं हो रही है कोई भी प्रक्रिया, उसी को आप क्या बोलते हो, पोस्ट मैच्योरिटी। समझ में आया। मतलब भाई 9 महीने का था, डॉक्टर ने EDD बता दी कि आपको क्या होने वाली है, 5 मार्च को आपकी डिलीवरी हो जाएगी। 5 मार्च से 10 मार्च आ गए, 15 मार्च आ गए, मतलब 10 दिन ऊपर निकल गए, 15 दिन ऊपर निकल गए उस लेडी के, बट फिर भी उसको पेन नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, उसको आप बोलते हैं पोस्ट मैच्योरिटी। भाई डॉक्टर का टाइम दिया हुआ था इतनी तारीख को आपकी डिलीवरी हो जाएगी, 5-7 दिन का चलता है, बट 15-15 दिन ऊपर निकल गए तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, पोस्ट मैच्योरिटी। अब जैसे जैसे टाइम निकलेगा बेबी का तो साइज ही बढ़ेगा, छोटा थोड़ी ना होगा, वो तो बढ़ती जाएगी और वो क्या करती है, डेंजर इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशन या समस्याएं भी पैदा वहां पे कर सकती है। समझ में आई आपको पोस्ट मैच्योरिटी। अगर यहाँ इस पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर डेफिनेशन की बात करें कि
हमने स्टार्टिंग में भाई सारी चीजें पढ़ ली है भाई, कितने टाइम की प्रेगनेंसी होती है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि गर्भावस्था की सामान्य अवधि 40 सप्ताह की होती है या 280 दिन की होती है, परंतु जब गर्भावस्था 42 सप्ताह से भी ज्यादा हो गई है, मतलब उसके बाद भी कंटिन्यू बनी हुई है, कितने 42 सप्ताह हो गए, मतलब 294 दिन हो गए, फिर भी कंटिन्यू बनी हुई है प्रेगनेंसी, मतलब डिलीवरी नहीं हो रही है। जो संभावित तारीख डॉक्टर ने बताई थी उसके 2 सप्ताह के बाद में भी डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रही है, प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पा रही है, उसी को आप क्या बोलते हो, पोस्ट मैच्योरिटी। सारी चीजें ध्यान से पढ़ लो, वहां पे सब कुछ लिखा पड़ा है कि वो कंडीशन जिसके अंदर क्या हो रखा है कि गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है, 40 सप्ताह की या 280 दिन की, परंतु गर्भावस्था 42 सप्ताह के बाद भी कंटिन्यू है। 42 सप्ताह हो गए, 9.5 महीने हो गए मान लो, फिर भी वो गर्भावस्था वैसी ही बनी हुई है, प्रसव स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब जो डॉक्टर ने तारीख दी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जिसको बोलते हैं ईडीडी, वो ईडीडी की तारीख डॉक्टर ने बताई थी और डॉक्टर की तारीख के बताने के बाद में भी 15 दिन ज्यादा हो गए हैं भाई, 15 दिन ज्यादा हो गए हैं। ये कंडीशन क्या कहलाती है, पोस्ट मैच्योरिटी कहलाती है। समझ में आया, ये क्या कहलाती है, पोस्ट मैच्योरिटी कहलाती है। ध्यान से देख लो इस लाइन को, क्या लिखा पड़ा है, सीधी सी लैंग्वेज है। 40 सप्ताह से ज्यादा हो गया, 280 दिन से ज्यादा हो गया, डॉक्टर ने तारीख बताई थी, उस तारीख से भी 15 दिन ऊपर निकल गए, फिर भी प्रसव स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसी को आप क्या बोलते हो, पोस्ट मैच्योरिटी बोलते हो। इसको हम लोग पोस्ट टर्म मैच्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। किसको, इस प्रेगनेंसी को पोस्ट टर्म मैच्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। मतलब टर्म का मतलब होता है 9 महीने, तो टर्म प्रेगनेंसी के बाद में भी कंटिन्यू प्रेगनेंसी बनी हुई है, 10 महीने चली गई, 9.5 महीने चली गई और फिर भी प्रसव स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, पोस्ट मैच्योरिटी कहलाती है। इतनी चीज समझ में है आप लोगों को कि पोस्ट मैच्योरिटी किसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए इस पोस्ट मैच्योरिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई, कौन से ऐसे कारण है जिनके द्वारा ये कंडीशन है वो देखने को मिल रही है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई, कारण किसके, पोस्ट मैच्योरिटी के। भाई प्रेगनेंसी 9-9.5 महीने तक कंटिन्यू क्यों हो पा रही है, क्यों हो रही है, कारण क्या है इसके पीछे, प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट क्यों नहीं हो पा रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। यहाँ पे इसके एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं है भाई, अज्ञात ही है। जो पोस्ट मैच्योरिटी, पोस्ट परिपक्वता थी, उसका एग्जैक्ट कारण क्या है, अज्ञात है, मतलब अननोन है। हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, 100% नहीं बता सकते, परंतु कुछ संभावित कारण बता सकते। संभावित का मतलब क्या होता है कि हो सकते हैं। अंतिम मासिक चक्र, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की तिथि का सही ज्ञान नहीं होना, मतलब भाई लेडी की लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो किसी तारीख को आया था, डॉक्टर को जाके उसने कोई और तारीख बता दी। समझ में है आप लोगों को। मान लो लेडी का पहले जो टाइम पीरियड आया था, ऐसे आया था कि उसका 9 नवंबर है, समझ में है आप लोगों को। डॉक्टर ने उसको जाके पूछा कि आप अपनी डॉक्टर ने उसको पूछा कि आप अपनी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की तारीख बताओ, और उसने कह दिया कि मेरा तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो शायद 9 दिसंबर को आए हैं। समझ में है आप लोगों को, 1 महीने लेट बताई उसने तारीख। उसको 9 तारीख याद है, पर ये नहीं है 9वां महीना था, 11वां महीना था या 12वां महीना है, तो उसने बता दिया 12 नवंबर, सॉरी क्या बताया उसने, 9 दिसंबर। पीरियड कब आया था, 9 नवंबर को, डॉक्टर के पूछने पे उसने बता दिया 9 दिसंबर। समझ में है आप लोगों को। अब वो 9 दिसंबर, 1 महीने तो उसने वैसे ही लेट बताई है। दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि उसका सच में ही 9 दिसंबर आया था और वो 9 नवंबर बता रही है, उसको नहीं पता है कि भाई मान लो उस लेडी का पीरियड है वो क्या आया था
9 दिसंबर को आया था, मतलब 12वें महीने की 9 तारीख को आया था। डॉक्टर ने जब पूछा तो उसने क्या बता दिया कि 11वें महीने की 9 तारीख को आया है। मतलब वो अपना टाइम पीरियड का जो लास्ट डेट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बता रही है, तो वो कंडीशन भी इसका कारण हो सकती है। और ये इसको क्या बोला गया, सबसे मुख्य कारण माना गया है। किसको? मिस्ड पीरियड को, मतलब जो पीरियड हुआ था मिस, उसकी तारीख उस महिला को नहीं पता है, तारीख नहीं पता है उस महिला को, और बताएगी तो वो क्या होगी, 1 महीने पहले की बता देगी। समझ में आया? तो जब 8वां महीना ही चल रहा है, 8वां महीना ही, मतलब महीना तो 9वां चल रहा है उसका, समझ में आया आप लोगों को? और भाई डॉक्टर को जब उसने डेट बताई थी तो उसके अकॉर्डिंग वो आ जाती है कि 8वें महीने में भी 9 महीने पूरे हो गए। एक एग्जाम्पल देखना, उसने बताई भाई LMP 9 तारीख को छोड़ो तो 10 दिसंबर बता दी। क्या बताई? 10 दिसंबर। समझ में आया आप लोगों को? उसने बताई अपनी LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 10 दिसंबर। एक बार इसको सही से देखना, सही एग्जाम्पल है, हमें इसको गलत करना है कि कैसे वो अपना मासिक चक्र है वो सही नहीं बता रही है। 10 दिसंबर में 7 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 तारीख होगी। अब इसके अंदर दिसंबर में हमें 9 महीने जोड़ने हैं, तो ये क्या होगा, उसकी जो संभावित तारीख निकलेगी वो कितनी होगी, 17 सितंबर। डॉक्टर ने कह दिया कि आपको 17 सितंबर के आसपास क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन ये देखना, उसका पीरियड कब आया था, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को वो पीरियड आ रहा। अब ये इसका क्या कर रही है, पीरियड को गलत बता रही है वो लेडी उस डॉक्टर को। समझ में आ रहा है? वो पीरियड क्या बता रही है, उस डॉक्टर को गलत बता रही है, और उसने ये कह दिया कि मेरा तो पीरियड 10 नवंबर को आया था, मतलब 1 महीने पहले की डेट बता दी उसने। भाई 1 महीने पहले की डेट बताई ना, तो यहाँ पे 1 महीने हुआ तो 10 दिसंबर को था, बट उसको याद नहीं है, उसने बता दिया 10 नवंबर। तो उसके 1 महीने गलत बताने के चक्कर में यहाँ जो 17 सितंबर आनी चाहिए था, अब ये 17 सितंबर ना आके, भाई उसने तो गलत ही बताया है, अब गलत बताया तो 17 सितंबर थोड़ी ना आएगा यहाँ पे, यहाँ तो अगस्त ही आएगा। भाई इसने 1 महीना कम बताया है, तो डॉक्टर तो उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट निकाल रहा है। समझ में आया? हुआ था इसी तारीख को, 9 महीने तो पूरे उसको सितंबर में ही होंगे, बट उस लेडी के गलत बताने की चक्कर में वहां पे महीने अगस्त में ही पूरे कर दिए गए। अब अगस्त में वैसे देखा जाए तो बच्चा 8 महीने का ही हुआ है। समझ में आया? अगस्त में अगर आप देखोगे उसके 10 दिसंबर वाली तारीख से तो 8 महीने का ही हुआ है। समझ में आया? तो जरूरी है उस महिला का अपने जो LMP था वो डॉक्टर को अच्छे से बताए। तो ये भी क्या कर सकती है, कंफ्यूजन कर सकती है। कौन सी कंडीशन? अगर वो अपना मासिक चक्र सही तरीके से नहीं बताती है, ये सबसे मुख्य कारण हो सकता है। किसका? पोस्ट मैच्योरिटी का। इज दैट क्लियर? पोस्ट मैच्योरिटी का जो मेन कारण है, क्या हो सकता है संभावित कारण में, कि अपनी LMP का सही नहीं बताना। अगर वो सही नहीं बता रही है, वो भी इसका कारण है। अगर LMP सही नहीं बता रही तो ये इसका एक मुख्य कारण है। दूसरा, प्राइमी पैरा, पहली बार जो लेडी प्रेग्नेंट हुई है उसके अंदर ये भी चांसेस हो सकते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि होंगे ही, बट हम लोग रिस्क मान सकते हैं कि उसमें भी ये चांसेस हो सकते हैं। जो लेडी पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, जिन महिलाओं के अंदर उम्र ज्यादा हो गई है, मान लो 35 साल से ज्यादा, भाई 35 साल से ज्यादा उम्र वाली महिलाएं अगर वो गर्भ से हो रही हैं, गर्भवती हो रही हैं, तो उनके अंदर भी क्या हो सकती है, ये प्रेगनेंसी का कारण बन सकता है। किसका? पोस्ट मैच्योरिटी का। जो महिलाएं अपना LMP सही नहीं बता रही वो तो कारण होगा ही होगा। दूसरा क्या होता है, जो पहली बार गर्भवती हो रही है उसमें भी इसके देखने के मिलते हैं चांस। तीसरा,
जो महिला 35 साल की होगी और फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, मतलब फिर भी बच्चे पैदा कर रही है, वो कंडीशन भी इसका कारण हो सकती है। पूर्व में अगर मान लो पहले उसको ये हिस्ट्री रही हुई हो, किसकी, पोस्ट मैच्योरिटी की, मान लो अगर पहले उसको पोस्ट मैच्योरिटी की कोई हिस्ट्री रही थी पहले वाली प्रेगनेंसी में, तो भी इसका कारण हो सकती है। पूर्व में पोस्ट मैच्योरिटी की हिस्ट्री, अगर पहले उसको पोस्ट मैच्योरिटी था तो वो भी कारण हो सकता है। या फिर बच्चे के अंदर क्या हो, कंजेनाइटल प्रॉब्लम, जन्मजात विकृतियां। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है, जन्मजात विकृतियां अगर उस बच्चे के अंदर हो रखी हैं, भाई सिर में प्रॉब्लम होगी, कान नहीं है, नाक में प्रॉब्लम होगी, मैंने बताया था लिप्स कटे हुए हैं, हाथ में कोई प्रॉब्लम है, हाथ ही नहीं है एक, तो ये कुछ क्या होती है, जन्मजात विकृतियां होती हैं उस बच्चे के अंदर। तो ये सारे कारण क्या हो सकते हैं, पोस्ट मैच्योरिटी के हो सकते हैं। समझ में है आप लोगों को कौन कौन से कारण है, एक बार फिर से देख लो। सारे के सारे कारण क्या है, अंतिम तिथि का सही ज्ञान नहीं होना, मतलब एलएमपी सही नहीं बता पाना। प्रथम प्रसव, मतलब जो लेडी पहली बार क्या हो रही है, प्रेग्नेंट हो रही है, या 35 साल से अधिक उम्र वाली महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही हैं, या अगर पहले उसको इसकी क्या थी, हिस्ट्री थी पोस्ट मैच्योरिटी की, पहले वाली प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो लेडी को अगर ये पोस्ट मैच्योरिटी थी तो ये भी कारण हो सकती है। और लास्ट वाली क्या है, अगर बच्चे में जन्मजात विकृतियां हो, जब वो यूट्रस के अंदर है, गर्भाशय के अंदर है, और उस टाइम पे अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में आया, कोई सी भी जन्मजात कोई भी बीमारी विकृति उस बच्चे में, विकृति का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज का कम हो जाना, किसी चीज का ज्यादा हो जाना, समझ में आया। जैसे डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा है ना, ये डाउन सिंड्रोम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो ये ऐसी जन्मजात विकृतियां होती हैं जो बच्चे के अंदर रहेंगी, तो वो क्या कारण करवा सकती हैं, पोस्ट मैच्योरिटी को बढ़ा सकती हैं, टाइम पीरियड को बढ़ा देंगे, क्योंकि बच्चे में कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। भाई अगर बच्चे में कोई हलचल नहीं हो रही है, बच्चे में हलचल नहीं हो रही है, तो वो कारण तो होगा ही, जरूरी है ना बच्चे के अंदर हलचल होना। जब बच्चा हिलेगा तभी तो वो मूवमेंट करेगा ना, और कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। अब बच्चा हिल ही नहीं रहे तो भाई कहाँ से आएगा, वो तो शांत बैठा है अंदर आराम से, तो कहाँ डिलीवरी हो पाएगी। तो ये सारे क्या है, इसके कारण होते हैं, किसके, पोस्ट मैच्योरिटी के। अगर इस कारण के बाद में इसका हम लोग मैनेजमेंट चेक करें, किसका, पोस्ट मैच्योरिटी का, इस पोस्ट मैच्योरिटी के मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इस केस के अंदर हमें क्या करना है, गर्भवती महिलाओं को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। मतलब जो अभी के टाइम के जो भी इंस्ट्रूमेंट है या उपकरण है या मशीन है, जो सारी चीजें वहां पे उस हॉस्पिटल में मिल जाएंगी एक ही जगह पे, ऐसे अस्पताल के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर उस महिला को हमें क्या करना है, भर्ती करवाना है। दूसरा, बच्चे की जो गर्भाशय में शिशु है, जो फीटस है, उस फीटस की हमें वेलबींग को भी क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, वो चेक करने के लिए आप क्या करते हो, ये एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट के द्वारा हम लोग बच्चे की हार्ट बीट को क्या करते हैं, चेक करते हैं, बच्चे के दिल की धड़कन को चेक किया जाता है इस टेस्ट के द्वारा। दूसरा आता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ये क्या होता है, 5 से 25 सेंटीमीटर का होता है, 5 से 25 सेंटीमीटर का। हम क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस करते हैं। अब इस एमनियोसेंटेसिस के अंदर होता क्या है भाई, एक सिरिंज ली, सिरिंज को मदर के एब्डोमेन पे चुभाया, और चुभा के बच्चे के अंदर से चारों तरफ जो फ्लूइड भरा हुआ था, एमनियोटिक द्रव भरा हुआ था, उस द्रव को हम लोग क्या करते हैं, उस सिरिंज में निकालते हैं और बाहर उसका एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें हमें चीजें पता चल जाती हैं, बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या कौन सी जन्मजात बीमारी है। ये इस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के द्वारा भी हम क्या करेंगे, बच्चे की जन्मजात विकृतियों का पता कर लेंगे। तो चीजें समझ में आई। पहले क्या करनी है, लेडी को ऐसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराओ जिसके अंदर सारे मशीन, सारे उपकरण, सारे इंस्ट्रूमेंट, हर एक चीज वहां पे क्या हो, उपस्थित हो।
ताकि जब जरूरत पड़े आप उसका यूज कर सको, उपयोग में ले सको। तो ऐसे हॉस्पिटल के अंदर पहले तो क्या करो, गर्भवती महिला को भर्ती करवाओ। भर्ती करवाने के बाद उसके बच्चे की क्या करो, वेलबींग चेक करो कि बच्चा ढंग से, सही ढंग से, मतलब हेल्दी है या सुरक्षित है कि नहीं है। तो उसमें हम लोग पहले क्या चेक करते हैं भाई, बच्चे का हार्ट धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, बच्चे का दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है। तो पहले तो उसको चेक करते हैं, वो सही मिली, उसके बाद में हम लोग एमनियोसेंटेसिस करते हैं। उस एमनियोसेंटेसिस से हमें देखना है बच्चे के अंदर जन्मजात विकृतियां तो नहीं है। समझ में आया? जो जन्मजात विकृतियां होंगी वो हमें इससे पता चल जाएगी। लास्ट में गर्भवती महिला की जनरल हेल्थ स्टेटस को भी आप क्या करोगे, चेक करोगे। ठीक है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन उस लेडी का वहां पे किया जाएगा। और लेबर के प्रारंभिक लक्षण का पता लगाने के लिए गर्भवती महिला को लगातार बारीकी से चेक करना चाहिए। समझ में आया? सारी चीजें, हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया महिला को, फिर बच्चे को चेक किया कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी चीज देखी बच्चे में कि उसमें कोई जन्मजात प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, महिला का भी वापस फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर उसको बार बार बारीकी से चेक करते रहेंगे, हर 15 मिनट के अंदर, हर आधे घंटे के अंदर हम उसको जा जाके चेक करते रहेंगे कि उसको लेबर पेन स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि हमें पता चल जाए लेबर कितनी देर में और कब स्टार्ट होगा, प्रसव प्रक्रिया कितनी देर में स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके प्रारंभिक लक्षणों का पता करने के लिए हमें बार बार उस लेडी को क्या करना है, चेक करते रहना है। मैनेजमेंट समझ में है आप लोगों को? एक बार फिर से देख लो। इस मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सारे उपकरणों से सुसज्जित अस्पताल में महिला को भर्ती करवाते हैं। गर्भस्थ शिशु की वेलबींग को, वेलबींग का मतलब क्या होता है कि बच्चा ठीक है कि नहीं है, उसको चेक करते हैं। तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि बच्चे का दिल धड़क रहा है अच्छे से। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स चेक करते हैं, इससे हमें क्या पता चलेगा, जन्मजात विकृतियां, जन्मजात विकृति अगर उस बच्चे में है उसका हमें पता चलेगा। फिर महिला को भी हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसका भी जांच करेंगे। और फिर उस महिला को बार बार चेक करते रहते हैं ताकि प्रसव के जो स्टार्टिंग के जो लक्षण होते हैं उनका हमें क्या हो, पता चल जाए। प्रारंभिक लक्षणों का पता करने के लिए हम महिला को क्या करेंगे, बार बार उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे या चेक करेंगे। उसको पूछेंगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, पेन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ डिस्चार्जेस हो रहे हैं क्या, स्राव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम उसे पूछते रहेंगे बार बार में। समझ में आया? तो ये सारी दो चीजें हमने पढ़ी। पहले क्या थी, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, एंड सेकेंड वन कंडीशन क्या थी आपकी, पोस्ट मैच्योरिटी। ये दो भी ऐसी कंडीशन होती हैं जो क्या लीड करती हैं, किसको लीड करती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को, मतलब गर्भवती महिला और उस बच्चे दोनों के लिए क्या होती है, वो कॉम्प्लिकेशन या खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो ये दो प्रॉब्लम हमने पढ़ी। आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।